हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द सीएमए एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं 9th लेक्चर, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के। तो चलिए सबसे पहले आते हैं, हम लोग करेंगे आज लिव इन कैशमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लिव इन कैशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आज पहले लिव इन कैशमेंट करेंगे। ठीक है, प्रोविजन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मैंने 8th लेक्चर जो है लिव इन कैशमेंट, वीआरएस कंपनसेशन और रिट्रेचमेंट कंपनसेशन और डिडक्शन, ये सब उसमें मैंने कवर करा रखा है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम 9th लेक्चर पे आते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसमें बोला कि मिस्टर एम है, एक एम्प्लॉय है। ठीक है, मिस्टर एम एक एम्प्लॉय है, किसमें? आरपी लिमिटेड में, मतलब आर नाम की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, उनकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है। ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, वो रिटायर्ड होते हैं अपने जॉब से। कौन? मिस्टर एम रिटायर्ड होते हैं अपने जॉब से 1 नवंबर 2018 को। 1 नवंबर 2018 में मिस्टर एम जो है अपने जॉब से रिटायर्ड होते हैं। धीरे धीरे पढ़ना है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमको केयरफुली धीरे धीरे सारे चैप्टर में पढ़ना है। आफ्टर रिटायर्ड ही कंप्लीटिंग सर्विस 22 साल 8 महीने, उन्होंने जॉब में 22 साल 8 महीने तक जॉब किया। ठीक है, 8 महीने तक जॉब किया, मतलब अगर हम इसका सीवाईएस निकालेंगे मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस निकालेंगे इसका अगर हम, तो अगर वो ग्रेजुएटी में कवर्ड है तो यहाँ पे 23 साल माना जाएगा। अगर वो ग्रेजुएटी में कवर्ड नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 22 साल माना जाएगा। और आप लोगों ने ग्रेजुएटी का पूरा प्रोविजन पढ़ रखा है, मैंने इसका लेक्चर अपलोड कर रखा है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको दे दूं डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जरा ग्रेजुएटी का प्रोविजन पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आइए वापस आते हैं। अब इनका हमें बेसिक सैलरी गिवन है, यहाँ पे बेसिक सैलरी गिवन है हमें। बेसिक सैलरी बोल रहा है 15,800 रुपए पर मंथ, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब उनकी रिटायरमेंट की डेट थी, ये इनकी रिटायरमेंट की डेट है, ये इनकी रिटायरमेंट की डेट है 1 नवंबर 2018। उस दिन जो उनकी सैलरी थी वो 15,800 रुपए थी, वो भी पर मंथ, एनुअली नहीं है, पर मंथ। ठीक है, ये पर मंथ गिवन है। डीए बोला 80% ऑफ सैलरी का है, डीए 80% ऑफ सैलरी है, जिसमें से रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है? 20% इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। ठीक है, अब इनका बोला जो लास्ट इंक्रीमेंट है, लास्ट इंक्रीमेंट जो हुआ था वो 800 रुपए हुआ था। ठीक है, लास्ट जो इंक्रीमेंट हुआ था वो 800 रुपए पर मंथ हुआ था। हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। उसके बाद बोलता है ही इंटाइटल रिसीव पेंशन 4,000 पर मंथ, वो इंटाइटल्ड हुए पेंशन रिसीव करने के लिए कितना? ₹4,000। ये उनका पेंशन है पर मंथ का, जब वो 1 नवंबर को रिटायर्ड हुए। कब? 1 नवंबर 2018 में जब वो रिटायर्ड हुए, तब से उनको ये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। ही कम्यूटेड 50% पेंशन, उन्होंने क्या किया? अपना 4,000 का 50% पेंशन जो वो कम्यूट करा लिया, विड्रॉ कर लिया ऑन 1 फरवरी 2018 को। अब हमको वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर में बनाया था पेंशन वाले में। ठीक है, यहाँ पे हमारा पेंशन का भी कवर हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा लिव इन कैशमेंट का भी प्रोविजन कवर हो जाएगा। एंड रिसीव सम ऑफ 1,60,000, जो हम लोगों ने 50% कम्यूट कराया पेंशन का, टोटल हमको रिसीव हुआ 1,60,000 रुपए एज कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, इन एडिशन रिसीव ग्रेचुटी 3,58,000 रुपए, हम इसी साथ साथ में ग्रेचुटी भी रिसीव कर रहे हैं। ही वॉज इंटाइटल टू 35 डेज, अब यहाँ पे डेज का भी ध्यान देना है, 35 डेज लीव फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस, हर साल के सर्विस में वो 35 लीव पाते हैं। 35 दिन का लीव मिलता है एवरी ईयर ऑफ सर्विस, ईयर ऑफ सर्विस में वो 35 दिन का लीव लेते हैं। ठीक है, समझना है। ही रिसीव लिव इन कैशमेंट अमाउंट 90,000, वो लिव इन कैशमेंट का जो अमाउंट पाते हैं वो 90,000 रुपए होता है।
ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव। ये एक्यूमुलेटेड लीव कितना है, ये 260 डेज है। अगर आपको लीव इन कैश का पूरा प्रोविजन याद है तो आप ये सब समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसे अपने रिटायरमेंट बेनिफिट का जो अदर पार्ट बचा था लेक्चर नंबर 8 जो प्रोविजन लेक्चर है उसमें मैंने ये लीव इन कैश का अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोगों ने होपफुली देख रखा होगा। इसमें पूछ क्या रहा हमें निकालने के लिए, बोल रहा कंप्यूट ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 1920, assume that Mr. M not covered under the Gratuity Act 1972। वो मान लेते हैं कि वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। तो चलिए फटाफट मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ, एक बार आप इसका नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना दिया जो जो हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें मैंने कैसे कैसे लिखी है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है मैंने बेसिक सैलरी, एक 15,000 है और एक यहाँ पे 15,800 आएगा, ठीक है। 15,000 और 15,800 रुपए कैसे आए, 15,800 15,000। अभी मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो मिस्टर एम की सैलरी है, मिस्टर एम की जो सैलरी है वो कितनी थी, 15,800 रुपए ये थी। और रिटायरमेंट डेट क्या थी, 1 नवंबर 2018 ये थी। 1 नवंबर 2018 को इनकी रिटायरमेंट डेट थी और इनकी सैलरी इतनी थी, ठीक है। उसमें बोला कि जो लास्ट इंक्रीमेंट हुआ था इनका, सॉरी जो लास्ट इनका इंक्रीमेंट हुआ था वो कितना हुआ था, 800 रुपए इनका लास्ट इंक्रीमेंट हुआ था। अब मुझे ये जानना है कि 800 रुपए इंक्रीमेंट कौन से डेट को हुआ और इसका पहले की सैलरी कितनी थी, ठीक है। अभी हमको ये जानना है, तो ये हमें काउंट करना पड़ेगा। अप्रैल से नेक्स्ट ये स्टार्ट होता है, हाँ। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और ये 8 दिन मैं दिखाता हूँ। मैं आपको एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये मार्च, ये बताया था मैंने आपको 18 19, ठीक है। वो रिटायर होते हैं 1 नवंबर में, 1 नवंबर 2018 में, ठीक है। ये रिटायर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं। अब हमको क्या करना है कि इनकी जो यहाँ पे जो सैलरी थी, यहाँ पे थी 15,800 रुपए, यहाँ पे जो सैलरी थी वो 15,800 थी। इनका ये लास्ट इंक्रीमेंट हुआ था, पर मंथ इंक्रीमेंट होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 1 2 3 मतलब यहाँ पे 3 साल 3 महीने में इनकी इंक्रीमेंट हुई थी। मतलब यहाँ पे जुलाई की लास्ट डेट तक, मतलब 31 जुलाई 18 में इनकी सैलरी थी 15,000 और 1 अगस्त से इनकी सैलरी हो गई 1 अगस्त 18 में इनकी सैलरी हो गई 15,800 रुपए, ठीक है। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ कौन सी डेट में हुई थी। इस डेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में लिखा होगा। हाँ, मैंने क्वेश्चन में डेट नहीं लिखा है, क्वेश्चन में डेट यही है 1 अगस्त 2018। इनके जो लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे लास्ट इंक्रीमेंट, मुझे लगता है कि मैं भूल गया हूँ, लास्ट इंक्रीमेंट इनका हुआ था 1 अगस्त 2018 में, ठीक है। मैं लिखना भूल गया कि लास्ट इंक्रीमेंट जो डेट है इनकी 1 अगस्त 2018 है। क्वेश्चन में आप लोग इसका ये जो डेट है इंक्रीमेंट का वो प्लीज लिख लेना। तो ये जो मैंने बनाया है इससे आप समझ सकते हो कि इनकी सैलरी का इंक्रीमेंट कौन सी डेट को हुआ। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है कितना आएगा इसका आंसर। तो 15,000 इंटू 4 ये आएगा हमारा 60,000, ये आ गया हमारा 60,000 और ये आएगा 15 इंटू 3 ये आएगा हमारा 47,400। टोटल करो कितना आता है, 60,000 प्लस 47,400 107,400, ठीक है। अब ये बोला कि 80% डीए है, 80% डीए किसका, इसका।
तो इसका 80% निकाल दो, आपको तो आता ही होगा निकालना। इसका 80% निकालेंगे 85920, इसका ये आ रहा है 80%। ठीक है, अब हमको ये समझाना है आपको कि पेंशन की बात हुई थी यहाँ पे, इस क्वेश्चन में पेंशन की भी बात हुई थी। इसमें ये बोला था कि इनका जो 4000 रुपए पेंशन है, यहाँ पे देखो 4000 रुपए पर मंथ पेंशन है, जिसमें से वो 50% अपने पेंशन को कम्यूट करा लेता है। कौन सी तारीख को? 1 फरवरी 2019 को। मतलब मैं आपको इसी डायग्राम में समझा रहा हूँ कि ये जनवरी है, ये फरवरी है। यहाँ पे 1 फरवरी को ही ये अपने पेंशन को कम्यूट करा लेता है 50%। 50% पेंशन को ये कम्यूट करा लेता है। ठीक है, पेंशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था 2 पॉइंट। अगर ये कम्यूट कराता है 50%, तो वो ग्रेचुटी में अगर कवर्ड है तो हाफ कम्यूटेड पेंशन का आधा अमाउंट एग्जाम हो जाएगा। अगर वो ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है तो 1/3 अमाउंट कम्यूटेड पेंशन का एग्जाम किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ लिखा था, इसे जब मैं रफ करने से पहले, कि जो मिस्टर एम है, मिस्टर एम जो है वो ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है। पढ़ा होगा आपने, नोट भी किया होगा, वो ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसका 1/3 अमाउंट एग्जाम किया जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है। 1/3 अमाउंट यहाँ पे कम्युनिटी पेंशन का एग्जाम किया जाएगा। तो 4000 अमाउंट था, 50% कम्यूट करा लिया। मतलब 50% कब कम्यूट करा है? 1 फरवरी को। मतलब 1-2 महीना, 2 महीना बचा है। जो बचा हुआ 50% कम्यूटेड पेंशन का, मतलब यहाँ पे जो बचा हुआ 2000 रुपए होगा, वो 2 से मल्टीप्लाई चलेगा। 2 महीने बचेंगे ना, क्योंकि 1 साल पूरा होने में। तो यहाँ पे ये आएगा 4000। बाकी जो बचे टाइमिंग है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। तो इंटू 2 इंटू यहाँ पे तो कितना आता है? तो यहाँ पे रिटायर हुए थे 1 नवंबर को, है ना? तो नवंबर 1, दिसंबर 2, जनवरी 1, 3, तो 3 मंथ यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है टोटल, बता दो मुझे। तो 4000 इंटू 3, ये 12000 आएगा यहाँ पे, 12000 और ये 4000, टोटल हो गया 16000। तो 16000 यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट होगा। अब हमको ये निकालना है कि कम्यूटेड पेंशन कैसे आएगा 1,60,000। तो मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा रहा हूँ। देखो, ये कैलकुलेटर है, दिख रहा होगा। 1,60,000 लिखो पहले। ठीक है, 1,60,000 लिख दिया मैंने। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे 50% पेंशन को कम्यूट कराया ना, तो अब इसका 1,60,000 तो हमें 100% निकालना है। 1,60 का 100% डिवाइड बाई 50% कर दोगे, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा हमारा 3,20,000। मतलब टोटल अमाउंट जो होगा वो हमारा 100% जो अमाउंट है वो 3,20,000 अमाउंट है। ठीक है, अब उसके बाद बोला अब हमको ये पता करना है कम्यूटेड पेंशन अगर एग्जाम निकालनी है तो 2 चीज पता करना पड़ेगा। कि पहला, कि वो जो व्यक्ति है वो ग्रेचुटी में कवर्ड है कि नहीं है। दूसरा, वो कवर्ड है कि नहीं। ये दूसरी पॉइंट ये, पहले में कवर्ड होना चाहिए, दूसरे में कवर्ड होना चाहिए। तो इस केस में बोल रहा है कि जो मिस्टर एम है, जो रिटायर्ड हुए हैं आरपी लिमिटेड से, वो ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं लेकिन ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है। तो ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है तो पेंशन का प्रोविजन ये बोलता है अगर वो कोई भी व्यक्ति हो जो ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है, उनके लिए 1/3 अमाउंट कम्यूटेड पेंशन का एग्जाम किया जाएगा। तो 320 का डिवाइड बाई 3, ये आ गया हमारा एग्जाम्शन अमाउंट। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्शन अमाउंट लिखता हूँ, आप भी लिख लो। यहाँ पे आ रहा 104 टाइम्स 6 है ना, 6667, ये इनका एग्जाम्ट अमाउंट माना जाएगा। तो मैं 160 माइनस 106,667 करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 53,333। यहाँ पे आएगा 53,333। ठीक है, ये आ गया इनका टैक्सेबल अमाउंट। अब ये हमें ग्रेचुटी निकालनी है। अब ग्रेचुटी कैसे निकालेंगे, मुझे ये रफ करना है। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, वरना वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ये वाले, क्योंकि मुझे यहाँ पे अब ग्रेचुटी के बारे में समझाना है, वो भी एवरेज सैलरी वाला प्रोविजन। क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टर एम है वो ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है। अगर वो ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ।
ठीक है, अब मेरे साथ ग्रेजुटी का प्रोविजन का अब लिखिए आप लोग। यहां निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुटी एग्जम्पशन। ठीक है, एग्जम्पशन लिख दो, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुटी एग्जम्पशन। कैसे निकालेंगे ग्रेजुटी एग्जम्पशन? एवरेज सैलरी वाला ग्रेजुटी निकालना है हमको। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले लिखो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट जो है इसका, एक्चुअल अमाउंट जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट कितनी है ग्रेजुटी की, मैक्सिमम लिमिट कितनी है ग्रेजुटी की। तीसरा, अब यहाँ पे कवर्ड वाला है तो 15/26 लिखते हैं, नॉन कवर्ड है तो यहाँ 15/30 लिखते हैं। निकालिएगे 15/30 इंटू यहाँ पे आएगा एवरेज सैलरी, मैं अभी फॉर्मेट लिख रहा हूँ, फटाफट आप भी लिख लो, इंटू CYS कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का फ्रैक्शन नहीं आएगा। अब हमको यहाँ पे लिखना है कि ग्रेजुटी कितना रिसीव कर रहे हैं। ये रिसीव कर रहे हैं ग्रेजुटी 3,58,000 रुपए। यहाँ पे लिखो 3,58,000 रुपए। ठीक है, रुपीज में। ये मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट है 20 लाख रुपए तक। अगर वो व्यक्ति सीजनल वाला काम करता तो भी 20 लाख लिखा होता। ठीक है, अब आते हैं हम अपना एवरेज सैलरी के ऊपर। अब हमें एवरेज सैलरी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं एवरेज सैलरी निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे? पहले ये देखना कि 15,000 रुपए हमको निकालना पड़ेगा। सॉरी मुझे एवरेज सैलरी के बारे में बताना है। एवरेज सैलरी के बारे में मैंने इसके बारे में लिखा भी, एवरेज सैलरी के बारे में वीडियो में डाल रखा है। लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होगी 10 मंथ की, जो 10 मंथ की लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी वो हमें यहाँ पे लेनी है। ठीक है, 10 महीने की जो सैलरी हम लोगों ने विड्रॉ किया होगा वो हमको यहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने महीने दिख रही है? ये दिख रहा है 7 महीने का, हमको 3 महीने का और लेना है। तो 3 महीने का तो ये पहले लिख लो, आप लिखो 15,000, लिखो पहले फटाफट आप भी, 15,000 इंटू 7 मंथ। ठीक है, क्योंकि जब आपको अभी मैंने एक बार बताया था इंक्रीमेंट की डेट क्या थी, 1 अगस्त 2018, है ना। उससे पहले सैलरी कितना का होगा? 15,000 का होगा। दूसरा 15,800 इंटू 3 मंथ। ठीक है, अब इसको ऐड करो, इसको मैं मल्टीप्लाई ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 15,000 इंटू 7, यहाँ पे आएगा 1,05,000। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 47,400। ऐड करो कितना आता है? 1,05,000 प्लस 47,400, 1,52,400, 152,400। 152,400 इसका टोटल अमाउंट आएगा एवरेज सैलरी का। ठीक है, अभी बोला कि इसमें 80% डीए है, 80% डीए निकाल दो इसका। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डीए। ठीक है, डीए लिख रहा हूँ, तो 152,400 का 80%। ठीक है, इसका जो आएगा 20% हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट है। हम लोगों ने सैलरी का जब फर्स्ट और सेकंड लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एवरेज सैलरी निकालने के लिए हम रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ही पोर्शन लेते हैं, ना कि पूरा अमाउंट लेते हैं जो हमारा डीए आता है। हम डीए का सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ही पोर्शन लेते हैं। जब हम लोग ग्रेजुटी का भी प्रोविजन कवर कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी। तो अभी पहले फिलहाल 152 का 80% निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 1,21,920, 1,21,920। अब अगर इसका 20% निकालते हैं हम लोग तो यहाँ पे आएगा 24,384, 24,384। टोटल कर दो इतना, इसका टोटल करेंगे तो हम कितना आएगा? 152,400, टोटल आएगा 176,748, 176,748, 784, ये टोटल आ गया इसकी एवरेज सैलरी। ये पूरा 10 महीने की सैलरी है। ये जो आई है
ये टोटल 10 मंथ की सैलरी है, ठीक है। ये पूरा टोटल 10 मंथ की सैलरी है। अब हमको पर मंथ निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज सैलरी, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं कमीशन तो नहीं है, तो कमीशन हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी निकालना 176,784 डिवाइड बाई 10। अब निकाल दो ये कितना आता है यहाँ पे एवरेज सैलरी। यहाँ पे एवरेज सैलरी निकालेंगे, डिवाइड बाई 10 कर दो, यहाँ पे आएगा 17678, ठीक है। 4 को छोड़ दो, तो अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं यहाँ पे 9 लिख देता, ठीक है। ये आ गया इसका पर मंथ सैलरी 17,678 रुपए। तब यहाँ पे लिखो एवरेज सैलरी 17,678 रुपए। अब यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर का यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ 15 यहाँ नहीं लिखते, एवरेज सैलरी जगह मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप तो समझ गए होंगे क्या लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे लिखो 17,678, ओके। अब CYS कितना था यहाँ पे फ्रैक्शन तो करना नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधा 22 साल लिखेंगे, 22 ईयर्स, 8 महीने काम किया था उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे कम वाला अमाउंट आएगा वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो 15 इंटू 17,678 डिवाइड बाई 30 इंटू 22, 1,94,458 रुपए यहाँ पे आने चाहिए, और आपके भी आ रहे होंगे 1,94,458 रुपए। इनमें से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा इन तीनों में से, वो हमारा एग्जाम्पशन अमाउंट होगा। इनमें से जो सबसे छोटा अमाउंट है, तो सबसे छोटा अमाउंट जो मुझे दिख रहा है वो ये वाला ही है, और ये एग्जाम्प्ट किया जाएगा 1,94,458 रुपए। यहाँ पे लिखो 1,94,458 रुपए, और आप भी करके देख लो, ऐसे ही निकालेंगे। ये हमारा वर्किंग नोट पार्ट है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये पूरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि अपने एग्जामिनर को हम लोगों ने कितने अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, और हम लोग पूरा बताएंगे, चाहे वो मार्क्स इतना सा भी ना काट सके, ठीक है। यहाँ पे 3,58,000 माइनस कर दो, 1,63,542 आंसर आना चाहिए। 1,63,542 आंसर हमारा यहाँ पे ये आना चाहिए। अब हम आते हैं अपना लास्ट वाले क्वेश्चन, जिसके लिए हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया है। अब हम आएंगे अपना लिव इन कैशमेंट पे। तो फटाफट आप इतना नोट कर लो, फिर मैं लिव इन कैशमेंट आपको कराऊंगा, मुझे ये भी रफ करना है, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं आपको ये वाला पोर्शन समझा दूं अच्छे से। मैं अभी ये वाला नहीं मिटा रहा, ये वाला की जरूरत है मुझे, ठीक है, तो मैं सिर्फ इसे इतना मिटाता हूँ। बस याद रखना ये वाला अमाउंट जो है वो 152,400 अमाउंट है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे टोटल जो एवरेज सैलरी आ रही है वो 152,400 अमाउंट, ठीक है। ये जो समझ में आ गया होगा मैंने कैसे निकाला ये सारी चीजें। चलो मैं बिठा लेता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने लीव इन कैशमेंट पे। अब हमको निकालना है लीव इन कैशमेंट। लीव इन कैशमेंट का अब हम प्रोविजन करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करता हूं मैं लीव इन कैशमेंट का प्रोविजन। इस वाले प्रोविजन में क्या है, मैं पहला तो प्रोविजन को करा देता हूँ। इसमें 3 तरह के लोग आते हैं। कौन कौन से? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में जो लीव इन कैशमेंट लेता है, अपॉन रिटायरमेंट पे और अपॉन डेथ पे। अगर कोई अपॉन डेथ पे अगर लीव इन कैशमेंट कराता है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट माना जाएगा। अगर कोई ड्यूरिंग जॉब में अगर कोई लीव इन कैशमेंट लेता है तो फुल्ली टैक्सेबल है। अपॉन रिटायरमेंट में लेता है तो फुल्ली उसमें कंडीशंस है रिटायरमेंट पे। अभी रिटायरमेंट पे कर रहे हैं तो अभी अब इनका हम निकाल लेंगे। अगर ये डेथ पे होता तो यहाँ पे हम ले लेते, अगर ये डेथ पे अमाउंट निकालते, ये जो है डेथ पे होता तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट होता। क्या होता है ये फुल्ली एग्जम्प्ट होता, ठीक है। अगर यही रिटायरमेंट पे है तो अब हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे।
ये रिटायरमेंट पे है इसलिए हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये ड्यूरिंग जॉब होता तो यहाँ पे ये फुल्ली टैक्सेबल होता। क्या होता ये फुल्ली टैक्सेबल होता। अब इनमें से हमारा केस क्या है? इनमें से हमारा जो केस है वो ये वाला है। इसमें हम अपना अभी पूरा फॉर्मूला निकाल के, फॉर्मूला लगा के जो भी प्रोविजन में दिया गया होगा कैसे हमें लीव एनकैशमेंट का एग्जम्पशन निकालेंगे, तो अब हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको प्रोविजन को एक बार रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो चलो मैं एक बार आपको दोबारा से अब फटाफट इसका मैं लिखवाता हूँ। चलिए पहले एक बार लिखिए इसको कि इसमें क्या क्या पॉइंट आता है। इसमें आता है एक्चुअल अमाउंट क्या है, क्या एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव होता है, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव होता है, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी 10 महीने वाली, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 10 इंटू AS, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है और AS हमारा ये रहा। उसके बाद अब हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने आपको कुछ डेट भी याद करवाए थे कि मिस्टर M को 35 दिन की छुट्टी मिलती है पूरे 1 साल की सर्विस में। 35 दिन की छुट्टी मिलती है पूरे 1 साल की सर्विस में, और उनको टोटल डेज लीव अवेल्ड होता है, इंटाइटल्ड होता है 260 दिन। लिखवा देता हूँ, लिखिए आप। उनको पूरे सर्विस में होल ईयर ऑफ सर्विस, एवरी ईयर ऑफ सर्विस में उनको 35 डेज की लीव मिलती है, ठीक है। वो लीव लेते हैं और उनको पूरा अलाउड है, उनको अलाउड कितना है, उनको अलाउड है 260 डेज, ठीक है। ये ध्यान देना आपको, ये दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे प्रोविजन में है। चलिए मैं अभी से मिटा देता हूँ, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रोविजन लिख देता हूँ फटाफट। इसका प्रोविजन लिखता हूँ मैं। लास्ट 10 मंथ सैलरी हो गया, हाँ। अब यहाँ पे लिखना है लीव जो इंटाइटल्ड है। एक बार मैं क्वेश्चन दे देता हूँ दोबारा से। लीव कितने इंटाइटल्ड है इनको लीव इंटाइटल्ड है 35 डेज, ठीक है। यहाँ पे लिखो लीव इंटाइटल्ड है 35 डेज। पहले मैं प्रोविजन लेता हूँ मैं, लीव इंटाइटल्ड और 30 डेज। इसमें से जो लोअर अमाउंट आएगा, तभी मैंने यहाँ L लिखा है, लोअर, ठीक है। लोअर इनटू, अब यहाँ पे लिखो, अब इसके बाद आना है, ये वाला लिख दिया ना, इसके आगे लिखना है। मैं नीचे लिखने जगह नहीं है, ये लिख दिया। अब आपको इसके आगे लिखना है, तो मैंने नीचे लिखने जगह नहीं आगे, ठीक है। तो लोअर इनटू CYS कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जो हम लोगों ने वहां पे लिखा है, माइनस टोटल लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी लिखना लिख लो आप, और एवरेज 30 डिवाइड बाई 30। ये पूरा फॉर्मूला है इसका निकालने का। फटाफट लिख लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अब इनका बोल रहा है कि 90,000 रुपए इनको एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो रहा है। कितना मिल रहा है? 90,000 रुपए इनको एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो रहा है। मैक्सिमम लिमिट इनका 3 लाख है, एवरेज सैलरी ये वाला अमाउंट है, तो 152,400 इंटू 10, यहाँ पे आएगा 152,4,000 अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। कितना आएगा? 152,4,000 अमाउंट, ठीक है। अब हमको मेन चीज ये वाला फंक्शन निकालना है, इसी में हमारा आंसर आएगा। अब इनको लीव इंटाइटल कितना था? 35 और 30। इसमें से जो लोअर अमाउंट होगा वो यहाँ पे आएगा, तो लोअर अमाउंट 30 है। CYS 22 साल था और टोटल अवेल डेट था 260 दिन। हाँ, मैंने सही कहा। इनटू एवरेज सैलरी आया था 152,400 डिवाइड बाई 30।
ये तो आप लोगों को पता है ये एवरेज सैलरी कैसा है, मैंने अभी ग्रेचुटी वाले प्रोविजन में समझाया था, वही एवरेज सैलरी निकाला है। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है, इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट करना है। चलो फटाफट कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। कौन पहले करता है ये देखते हैं। तो 30 इंटू 22 यहाँ आ गया मेरा 660, यहाँ आ गया 660 माइनस 152 400 डिवाइड बाई 30, यहाँ आ गया मेरा 260 इंटू 5080। अब इसका आंसर निकालना है तो ये आ गया 260 माइनस 660, गलत कर दिया हमने। 30 इंटू 22, 30 इंटू 22 तो 660, और यहाँ पे अवेल इतना है, ये इतना है, अच्छा 660, 152 ये माइनस करेंगे तो आएगा 152 400 इंटू 260 डिवाइड बाई 30 माइनस 660। आंसर गलत आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आंसर कहाँ गलत है। तो यहाँ पे कुछ गलती हो गई मेरे से, वो मैं इसको बताता हूँ गलती क्या हुई है। ये एवरेज सैलरी का अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट गलत है, मुझे दोबारा लिखना पड़ता है। एक मिनट रुक जाओ, ये भी गलत हो गया, ठीक है मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 10 है ना, यहाँ पे 10 इंटू 17,678। ये कैसे आया मैं अभी आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ बोल रहा है एवरेज सैलरी निकालने के लिए, एवरेज सैलरी 10 महीने की, फिर 10 महीने की निकालनी है। कैसे, पहले 15,000 इंटू 7 मंथ और 15,000 इंटू 800 3 मंथ वाला, वही जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेचुटी वाला एवरेज सैलरी निकाला था वैसे निकालना है। यहाँ पे टोटल आएगा 1,52,400 रुपये। इसका डीए निकालेंगे हम 80%, फिर इसका हम 20% निकालेंगे, तो यहाँ पे समथिंग आएगा 24,384 के आसपास आया था। हाँ 384 रुपये आए थे यहाँ पे, ठीक है। टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 17,678,4 ये वाला अमाउंट आया था ग्रेचुटी में जो हम लोगों ने एवरेज सैलरी निकाली थी। अब इसका अगर हमें एवरेज सैलरी निकालना है 17,678 आएगा, ये एवरेज सैलरी है, ठीक है। तो अभी हम ये मान करते हैं ये अमाउंट आया है, ठीक है, एवरेज सैलरी। तो अभी मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है, ठीक है। तो अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ, कुछ सॉल्व होता है कि नहीं होता। लीव इंटाइटल्ड है 35 डेज और 30 डेज, लोअर अमाउंट आ गया हमारा 30, CYS 22 साल है। उसके बाद लीव टोटल अवेल्ड कितना होगा ड्यूरिंग जॉब, वो यहाँ पे मान लो 260 डेज था, ठीक है, 260 डेज हमारा टोटल लीव अवेल्ड है। उसके बाद बोल रहा है एवरेज सैलरी 17,678 है और ये 30। अब देखो सॉल्व होता है कि नहीं होता, आंसर कितना आता है। तो यहाँ पे 30 इंटू 20, यहाँ पे 660 ही आएगा, माइनस 260 कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा उसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे। तो 660 माइनस 260 इंटू 17,678, यहाँ पे आएगा डिवाइड बाई 30, यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा 5707 इतना अमाउंट आ रहा है। तो ये अमाउंट तो ज्यादा है इन सब से, तीनों से। तो लीस्ट अमाउंट हमारा 90,000 है। अब देखो अगर इसको भी मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो 176780, यहाँ पे 1,76,780 आ रहा है, यहाँ पे 235 आ रहा है, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ 90,000 है। तो इन चारों में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट है वो 90,000 है। यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे वो 90,000 अमाउंट आएगा और यहाँ पे नील अमाउंट आ जाएगा। टोटल करो इसका, टोटल कितना आएगा 1,07400 प्लस 85920 प्लस 16,000 प्लस 5413
प्लस 1,63,542। इसका टोटल आंसर जो आएगा ये आ रहा है 4,26,195। 4,26,195 अमाउंट आ रहा है। इसको हम डालेंगे ग्रॉस सैलरी में। इसमें डालेंगे ग्रॉस सैलरी में। ये पूरा क्वेश्चन था हमारा जो भी हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। फटाफट नोट करो, उसके बाद एक क्वेश्चन कराना है, लीव इन कैशमेंट खत्म। और अब हम करेंगे वीआरएस कंपनसेशन का एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट का जो भी मेन पॉइंट था वो सब खत्म हो जाएगा। चलो फटाफट नोट कर लो। हेलो एवरीवन, तो आज हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। फटाफट चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है मैंने वीआरएस कंपनसेशन के ऊपर, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम टू सेम लिव इन कैशमेंट की तरह है, बट थोड़ा सा हटके है। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है, मिस्टर के, एक मिस्टर के है जो रिसीव करते हैं वीआरएस कंपनसेशन, ठीक है, जो रिसीव करते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में आते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब क्या है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब है जो अपने मन से रिटायर हो जाते हैं अपने काम के लिए। जैसे कि मैं हूँ, मैं इस जॉब से रिटायर हो जाता हूँ। जैसे कि मेरा पढ़ाना एक काम है, मेरा एक मेरी हॉबी है पढ़ाना, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं इससे रिटायर हो जाता हूँ, अपने मन से रिटायर हो जाऊंगा, तो ये एक वॉलंटरी हो जाएगा। वॉलंटरी अपने मन से, अपनी इच्छा से जो रिटायर हो जाता है उसको कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। और वो रिसीव करते हैं एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट 6 लाख रुपए आफ्टर 26 साल 4 महीने सर्विस देने के बाद। 26 साल 4 महीने सर्विस देने के बाद वो 6 लाख रुपए रिसीव करते हैं एज अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है। ही स्टिल 3 साल बचते हैं उनके सर्विस के, ईयर ऑफ सर्विस लेफ्ट, 3 साल बच जाते हैं उनके सर्विस के, ठीक है। At the time of voluntary retirement, he was drawing basic salary 17,000 रुपए। रिटायरमेंट के टाइम पे जो उन्होंने सैलरी विड्रॉ किया था वो सैलरी था 17,000 रुपए पर मंथ। डीए है 4,000 रुपए पर मंथ, और डीए जो है वो पार्ट्स ऑफ बेनिफिट है, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट का एक पार्ट है। कंप्यूट हिज वीआरएस टैक्सेबिलिटी। अब जो वीआरएस टैक्सेबिलिटी है अभी हमको इनका निकालना है। वीआरएस कंपनसेशन को करने से पहले हमको ये जानना है कि इसका प्रोविजन क्या कहता है। प्रोविजन लिखवा बताता हूं मैं आपका। ऐसा कोई व्यक्ति जो 10 साल तक लगातार काम करे, 26 साल काम किया पाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जो 40 से अबव ईयर का हो, 40 नहीं दे रखा, बट हम ये मान सकते हैं कि इनके एज 50 अबव है, अज्यूम, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आ जाते हैं। ओके ना, अब हम यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन लिखवाने के लिए पहले मुझे आपको दिखाना पड़ेगा इसका फॉर्मूला कि इसमें कैसे कैसे कंप्यूट करेंगे। तो लिखो आंसर में, आंसर लिखेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ वीआरएस कंपनसेशन, ठीक है, वीआरएस कंपनसेशन। तो इसमें पहला क्या आएगा, एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट, मैक्सिमम लिमिट किसकी, एग्जम्पशन की, मैक्सिमम लिमिट एग्जम्पशन की। उसके बाद लास्ट 10 मंथ सैलरी, एक और है वो क्या है इसमें, सॉरी लास्ट 10 मंथ नहीं है, माफ कीजिएगा, लास्ट 3 मंथ की है। लास्ट 3 मंथ लास्ट सैलरी इंटू 3 इंटू CYS, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और आया था, लास्ट सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ ऑफ ईयर सर्विस, लास्ट सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। ये इसका पूरा
ऐसे हमको सॉल्व करना है वीआरएस कंपनसेशन का प्रोविजन। अब चलिए मैं फटाफट इसको सॉल्व करवा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसका एक फॉर्मेट बनाता हूँ, छोटा सा फॉर्मेट। वीआरएस जो कंपनसेशन जो रिसीव कर रहे हैं, वीआरएस कंपनसेशन, ये सब आंसर का पार्ट है। ये हमारा वर्किंग नोट है, ये मेन आंसर है। ये रिसीव कर रहे हैं 6 लाख रुपए। कितना रिसीव कर रहे हैं? 6 लाख रुपए। एग्जाम कितना होगा यहाँ पे, वो हमको यहाँ पे निकालना है, और टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे दोनों निकालना है। चलो फटाफट में से सॉल्व करता हूँ। एक्चुअल अमाउंट कितना पा रहे हैं ये? 6 लाख रुपए। तो लिखो फटाफट यहाँ पे 6 लाख। मैक्सिमम लिमिट कितना है यहाँ पे? 5 लाख। लास्ट सैलरी कितनी थी? 17,000। 3 महीने के लिए CIS यहाँ पे कितना आएगा? तो मैं ये बताने से अच्छा मुझे आपको लिख ही देना चाहिए। लास्ट सैलरी जो है उनकी 17,000 रुपए है, 3 महीने के लिए 26 साल। 4 महीने नहीं है, यहाँ पे मैंने बताया था फ्रैक्शन जब करेंगे जब प्रोविजन बोलेगा। लास्ट सैलरी कितनी है? 17,000। रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस कितना होगा यहाँ पे? रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस कितना होगा? यहाँ पे +4 भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे DA भी इंक्लूड है। ठीक है, +4,000 इंटू +4,000 3 इंटू 26। अब रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे इनका जो सर्विस है वो आएगा 3 साल लेफ्ट रह जाता है। 3 साल, तो 3 साल, 1 साल में 12 महीने होते हैं, राइट? 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 साल रह जाता है इनका, तो 3 साल से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो अब इसका कैलकुलेशन निकालो कितना आता है। तो 17,000 + 4,000, 17,000 + 4,000 इंटू 3 इंटू 26, यहाँ पे आएगा 16,38,000। यहाँ पे कितना आएगा? 17,000 + 4,000 इंटू 12 इंटू 3, यहाँ पे आएगा 7,56,000। इनमें से, इन चारों में से सबसे छोटा अमाउंट जो है, लीस्ट अमाउंट जो है, वो यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे छोटा अमाउंट है वो मेरे ख्याल से 5 लाख है, और आपके भी हिसाब से 5 लाख अमाउंट ही होगा। तो 5 लाख अमाउंट है, तो मैं यहाँ से ये 5 लाख लिख दूंगा। टैक्सेबल अमाउंट हमारा 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको वीआरएस कंपन समझा दिया, वीआरएस कंपनसेशन समझा दिया, लिव इन कैशमेंट समझा दिया। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन जब हम अपना परक्विजिट चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा वहां पे समझा दूंगा। और बचा हमारा डिडक्शन, जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे वहां पे हम डिडक्शन भी समझ लेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट कर लिया। ओके, सभी के प्रोविजन कर लिए। अब जो लेक्चर आएंगे परक्विजिट के, उसमें हम परक्विजिट के क्वेश्चन, परक्विजिट के प्रोविजन करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।